अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना अवाम से पूछे कि हम 6 जमानतों पर किस तरह कर रहे हैं अमलावरी। किसानों का खर्च भी माफ़ कर दिया गया। 67,000 से ज़्यादा नौकरियाँ दी गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का केरल में बयान। कांग्रेस पार्टी ने आज तक लंबाड़ा बरादरी में किसी को भी रियासती वजीर का ओहदा नहीं दिया। SC और ST डिक्लेरेशन का किया गया ऐलान, लेकिन अमलावरी नहीं की गई। साबिक़ रियासती वजीर हरीश राव की हुकूमत पर तनकीद। तेलंगाना में प्राइवेट स्कूल मालिकान की जानिब से फीसों में 30 से 40% इजाफा, मुतवस्सित तबके के वालिदैन पर बोझ। रेवंत हुकूमत इक़दाम करे, आम लोगों के मसाइल हल करने के लिए कोशिश की जाए, ये कविता का मुतालबा। कांग्रेस और राहुल गांधी ने मुल्क में नौजवानों के दरमियान बढ़ती हुई खुदकुशी के मामले पर हुकूमत को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। केरल में आवाम से किए कई वादे, कहा कांग्रेस हर तबके को पहुंचाएगी फ़ायदा। अमेरिका ईरान में मौजूद पुलों और बिजली घरों को बना सकता है निशाना। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दी नई धमकियां। और ईरान के शहदगर्ज में पुल पर हमले में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8 हो गई। सिविलियन मुकामात बशमूल ज़ेर तामीर पुलों पर हमले, ईरानियों को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकते। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ी का रद्द-ए-अमल। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना आए और आवाम से पूछे कि हम 6 जमानतों पर किस तरह अमलावरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्ज माफ़ किया गया। 18,000 करोड़ रुपये का किसान इंश्योरेंस फंड हर साल जारी किया जा रहा है। हमने एक साल में 67,000 से ज़्यादा नौकरियाँ दी हैं। याद रखें, रेवंत रेड्डी केरला असम्बली इलेक्शन मुहिम के दौरान तेलंगाना हुकूमत को मॉडल के तौर पर पेश कर रहे हैं। People who are discussing or people who are making allegations against Telangana guarantees, I wanted to challenge Mr. Pinarayi Vijaya. Please come. I will organize everything. I will organize a flight. I will organize a team to explain. I will come with you. Otherwise, my manifesto committee chairperson is here, Mr. Sridhar Babu, who is holding now IT and Industries Legislative Affairs Minister. I will ask my minister to accompany with you and your team. Come and see in Telangana how we are implementing our 6 guarantees. We have 21,000 farmers loan. 25,35,000 farmers have got benefit with this 21,000 crores loan waiver. Today we are giving Rait Bharosa per annum 18,000 crores. I have paid 9,000 crores within 9 days. You come and see my track record. Within 14 months, I have recruited 67,173 government jobs, not in private. चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में मुनक़िदा एशियन टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस 2026 का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर की तरक्की के लिए रोड मैप भी पेश किया। टेक्सटाइल सेक्टर के रहनुमा और स्टेक होल्डर्स का खैर मकदम करते हुए रेवंत रेड्डी ने सनअती तरक्की के लिए रियासती हुकूमत के बाहमी ताउन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सदियों के फ़न, सकाफ़त और रिवायात ने इस शोबे को तश्कील दिया है। उन्होंने भी कहा कि तेलंगाना को अपनी गहरी जड़ों वाली टेक्सटाइल शनाख्त पर फ़ख्र है। रेवंत ने कहा कि निज़ाम के दौर में हैदराबाद ने टेक्सटाइल और मोतियों की तलाश में आलमी ताजरों को भी राग़िब किया था, जो इस खित्ते की तारीख़ी अहमियत को साफ तौर पर ज़ाहिर करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज तक लंबाड़ा बरादरी में से किसी को भी रियासती वज़ीर का ओहदा नहीं दिया। SC और ST डिक्लेरेशन का ऐलान किया गया, ऐलान अपनी जगह, लेकिन अमलावरी नहीं की गई। साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने ये इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने भी कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने अपनी हुक्मरानी के 2.5 सालों में सिर्फ वादे ही करने का काम अंजाम दिया है, कोई वादे पर अमलावरी नहीं की गई। 2,730 కోట్లు బడ్జెట్లో పెట్టి ఖర్చు మాత్రం 50 కోట్లే పెట్టారు. ఈ 50 కోట్లు కూడా జీతాలు, కరెంటు బిల్లు, పెట్రోల్, డీజిల్ బిల్లే. ఒక్క ఎస్టీకి కూడా ఒక్క రూపాయి కూడా 2.5 ఏళ్ల రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఒక్క పైసా కూడా చేయలే. ఒక్క యువకుడికి లోన్ ఇయ్యలే. ఎస్టీ కార్పొరేషన్ ను అది పూర్తిగా మూలకు పడేసింది, తాళమేసింది. 2,730 కోట్లు బడ్జెట్లో పెట్టి 52 కోట్లే ఖర్చు పెట్టిందంటే ఎంత అన్యాయంగా ఎస్టీలను
చిన్న చూపు చూస్తుందో ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అర్థమవుతుంది. అదే బీఆర్ఎస్ 10% రిజర్వేషన్ ఇచ్చింది ఎస్టీలకు. ఎస్టీ తండాలను గ్రామ పంచాయతీలు చేసింది. మరి సేవాలాల్ జయంతి ఉత్సవాల్ని అధికారికంగా జరిపింది. పోడు పట్టాలు ఇచ్చింది. మార్కెట్ కమిటీలో రిజర్వేషన్లు ఇచ్చింది. వైన్ షాప్ రిజర్వేషన్ ఇచ్చింది. ఎస్టీ కార్పొరేషన్ ద్వారా సీఎం ఎస్టీ ఈఎఫ్ పథకం ద్వారా వందల వేల కోట్ల రూపాయలు ఎస్టీ యువతకు సహకారం అందించింది. కానీ కాంగ్రెస్ 2.5 ఏళ్ల రూపాయి ఇయ్యలే. ఆనాడు తండాకు మేము బీటీ రోడ్లు శాంక్షన్ చేసినాం. కానీ కాంగ్రెస్ ఎస్టీలకు ఏమి కూడా చేయకుండా మోసం చేసింది. డిగ్రీ పాస్ అయితే 50,000, పీజీ పాస్ అయితే 1,00,000, పీహెచ్డీ పాస్ అయితే 2 లక్షలు, ఇంటర్ పాస్ అయితే 25,000, 10వ తరగతి పాస్ అయితే 10,000 ఇస్తామన్నారు. ఒకరికన్నా ఇచ్చిందా? ఏమి ఇయ్యలే. ఉల్టా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇయ్యక మా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీల పిల్లల చదువులు ఆగమైపోయినాయి. హైకోర్టు మొట్టికాయలేస్తే కూడా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ డబ్బులు ఇస్తలేరు. కేసీఆర్ గారు మా పిల్లలు చదువుకోవాలని ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇచ్చిండు. మా గిరిజన ఆడబిడ్డల కోసం మహిళా డిగ్రీ కాలేజీలు కూడా ఆనాడు కేసీఆర్ గారు తెచ్చిండ్రు. మీరు పిల్లల్ని చదువులకు దూరం చేస్తుండ్రు. పిల్లలకు तेलंगाना में प्राइवेट स्कूलों की जानिब से फीसों में 30 से 40% इजाफा मुतवस्सित तबके के वालिदैन पर एक बड़ा बोझ बन रहा है। ये इंतहाई शर्म की बात है कि रेवंत हुकूमत इन प्राइवेट स्कूल मालिकान के खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ नहीं कर रही है। तेलंगाना जागृति के सदर के कविता ने यह बयान दिया। उन्होंने भी कहा कि स्कूल्स की जानिब से मनमानी फीसें वसूल की जा रही हैं। हुकूमत फौरी तौर पर फीस रेगुलेशन का एक कानून लाए, जायद फीसों की वसूली को रोका जाए ताकि सरपरस्तों पर पड़ने वाले बोझ को किसी कदर कम किया जा सके। ప్రత్యేకించి పేరెంట్స్ పోయి కంప్లీట్గా స్కూళ్ళ ముందు ధర్నాలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఫీజు కనబడడానికి ₹1,00,000 ఉంటుంది. కానీ ఇంకొక 30,000 అదనంగా, అది బస్సుకు అంటారు, స్కూల్కి అంటారు, బుక్స్కి అంటారు, రకరకాల పేర్లతో ఇంకొక 30,000 అదనంగా పేరెంట్స్ మీద బర్డెన్ ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే అన్ని ప్రభుత్వాల్లో ఒక రూల్ ఉంటుంది. 1,30,000 ఫీజు అంటే ఎవ్రీ మంత్ తీసుకోవాలి ఫీజు, ప్రతి నెల తీసుకోవాలి ఫీజు. కానీ ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ఏం చేస్తాయి, ఫోర్స్ చేస్తాయి పేరెంట్స్ని, మీరు 60% అప్ ఫ్రంట్ ఫస్ట్ కట్టేసేయండి. అంటే ఒక పేద మధ్యతరగతి ఉద్యోగికి భార్యాభర్త ఇద్దరు చేస్తే కూడా కుటుంబం వెళ్ళడం ఇబ్బందిగా ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న కుటుంబంలో 60% ఫీజు అంటే ₹60,000 ఒకటేసారి కట్టాలి స్కూల్ కంటే నిజంగా దేవుడు కనబడే పరిస్థితి ఉన్నది ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. ఈ విషయాల మీదనే, ఈ అంశాల మీదనే రేవంత్ రెడ్డి గారు పదే బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ అప్పుడు ఉన్నప్పుడు క్రిటిసైజ్ చేసి మీరు ఫీ నియంత్రణ చేయండి అని చెప్పిండ్రు. మరి ఇవాళ 3 సంవత్సరాలు అవుతుంది, 3 బడ్జెట్లు పెట్టుకున్నారు వీళ్ళు. మొన్న బడ్జెట్ సమావేశంలో కూడా నువ్వింత తిన్నావు అని వీళ్ళని వాళ్ళు తిట్టుకోవడం తప్పితే కనీసం పేద మధ్యతరగతి పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. మరి ఫీజు నియంత్రణ కోసం ఒక చట్టం తేవాలి అని చెప్పి ఆలోచన ఈ ప్రభుత్వానికి లేకపోవడం అనేది సిగ్గుచేటు. నేను అర్జెంటుగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా, గత 10-12 రోజులుగా ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ హైదరాబాద్ మహానగరంలో స్కూళ్ళ ముందట పిల్లల యొక్క పేరెంట్స్ చేస్తున్న ధర్నాలు చూసన్నా మీ ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరవాలి. అవసరమైతే స్పెషల్ అసెంబ్లీ సెషన్ పెట్టండి, అర్జెంటుగా చట్టం తీసుకురండి. ఆనాడు తిరుపతిరావు గారి కమిటీ ఏదైతే ఉండనో ఆ కమిటీ కూడా 8 to 10% ఫీజు सिलसिला कोऑपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी के लाइसेंस की तजदीद में रियासती हुकूमत की ताख़ीर पर सियासी तनकीदें जारी हैं। करीमनगर के साबिक़ रुकन पार्लिमान बी विनोद कुमार ने हुकूमत के रवैये को सख्त तनकीदों का निशाना बनाया और नाराज़गी जाहिर करते हुए सिलसिला में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इसका लाइसेंस 31 मार्च को ख़त्म हो गया, लेकिन अब तक इसकी तजदीद न की गई, जिसकी वजह से सारिफिन में बेचैनी है। उन्होंने रेवंत की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत पर दोहरा रवैया अख्तियार करने का इल्ज़ाम भी लगाया। हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सादत के मुताबिक बी विनोद कुमार ने कहा कि तकरीबन 56 साल तारीख रखने वाली सिलसिला कोऑपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी ने इस इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। पावरलूम सनत और ज़राअत को बिजली फराहम करते हुए सिलसिला की तरक्की की बुनियादें रखी। उन्होंने मुतालबा किया कि डिप्टी CM भट्टी, जो कि वजारत भी रखते हैं, इस मामले में फौरी तौर पर मुदाखलत करें और लाइसेंस की तजदीद करें అని అనుకుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రద్దు చేసినాము, సెస్ లేదు. ఇక్కడ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఉన్న కన్జ్యూమర్స్ అందరూ కూడా ఇక సెస్తో సంబంధం లేదు, ఇది ఎన్పిడిసిలో కలిపినాము అని చెప్తాడా? చెప్పలేదు. కాబట్టి అలా నేను రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో 2 మంత్రులు, ఒకరు బట్టి విక్రమార్క గారు ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే పవర్ మినిస్టర్,
కోఆపరేటివ్ మినిస్టరు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు. మరి వాళ్ళిద్దరూ ఏమనుకున్నారు? మీరిద్దరు అనుకొని సెస్ కోఆపరేటివ్ మూవ్మెంట్ను మేము రద్దు చేస్తున్నాం. సిరిసిల్ల రాజన్న జిల్లాలో 2 నియోజకవర్గాలు, ఒకటి వేములవాడ, ఒకటి సిరిసిల్ల, రద్దు చేస్తున్నాము. ఇంకా లేదు అని చెప్పినా ప్రజలకు ఒక అర్థమవుతుంది. అటు కాకుండా ఇటు కాకుండా ఎప్పుడైందో నాకు అర్థమవుతుంది. అంటే ధైర్యం లేదా, లేకపోతే మోసం చేయదలుచుకున్నారా? క్లారిటీ కావాలండి. నేను ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ లీగలీ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. నేను క్లారిటీ కావాలి. మొత్తం లోతుగా పరిశీలిస్తే ఏమర్థమైంది? మొన్న 31వ తారీఖు వారికి లైసెన్స్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాలి. సెస్కి లైసెన్స్ రెన్యూ చేయలేదు. లైసెన్స్ రెన్యూ చేయలేదు కాబట్టి కన్జ్యూమర్స్కు, వినియోగదారులకి ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి నేను వచ్చినా అని చెప్పి ఎన్పీడీసీఎల్ సీఎండీ గారు వరుణ్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు. शहर हैदराबाद की सैफाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो के बाद खतरनाक एक्सीडेंट करने वाले और एक ही मोटरसाइकिल पर सवारी करने वाले 5 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। ये वाक़या 29 मार्च की रात तकरीबन 1 बजे पेश आया, जब 5 नौजवान एक ही बाइक पर तेलंगाना तली फ्लाईओवर से सेक्रेटरीट की जानिब जा रहे थे। मोटरसाइकिल तेज़ रफ्तारी से चलाई जा रही थी और नौजवान खतरनाक करतब भी दिखा रहे थे। ड्राइवर के पीछे 3 अफराद बैठे थे, जबकि एक शख्स पेट्रोल टैंक पर सवार था। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद सैफाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और कार्रवाई करते हुए 22 साल अर्जुन, 19 साल रोहित, 19 साल जय कुमार, 18 साल कौशिक और 18 साल मुरली को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया है कि तमाम नौजवान नकेश्वर नगर, रामनगर और एडिकमेट के रहने वाले हैं। शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने मिलावट करने वालों को सख्त वार्निंग दी और कहा कि ज़ाती मफादात के लिए अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मिलावट न सिर्फ एक गैर कानूनी तिजारती अमल है, बल्कि मुआशरे के लिए संगीन खतरा भी है। पुलिस कमिश्नर बशीरबाग में वाक़ कमिश्नरेट में एचफास के ज़रिए तमाम फूड बिजनेस चलाने वालों के मुनक़िदा एक बेदारी और शऊर बेदारी सेमिनार से खिताब कर रहे थे। इस प्रोग्राम में गोश्त, डेयरी, बेकरी मसनूआत, अदरक, लहसुन पेस्ट और चाय पाउडर जैसे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लगभग 200 ताजरों और नुमाइंदों ने शिरकत की, जिससे पुलिस कमिश्नर सज्जनार ने भी खिताब किया। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। शहर हैदराबाद की भवानी नगर पुलिस स्टेशन हदूद में चबूतरा मिशन जारी है। गांजा कोई भी गैर कानूनी काम के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाइयाँ कर रही है। पुलिस अफसरान ने कहा कि शहर की पुरअमन फिजा को बरकरार रखने और गांजे पर रोक लगाने के लिए कड़े इक़दाम ज़रूरी है। भवानी नगर पुलिस स्टेशन में ये चबूतरा ऑपरेशन चालू करे, इसका बारे में नाइट 1 बजे से 4 बजे बीच में ये चबूतरा ऑपरेशन करते हैं। जो एरिया में सिद्दीक नगर, जहांगीर नगर, नाशमन नगर और जो क्राइम जोन एरिया में ये मेन चबूतरा ऑपरेशन करते हैं। ये अपने पब्लिक सेफ्टी के लिए ये करना है। इसके बारे में कोई भी गांजा, कोई भी एनी इलीगल एक्टिविटीज़ कोई भी है तो तुम्हारा तरफ से पुलिस वाला को मदद चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन आए तो पुलिस वाला की। और बात करेंगे मौसम के हवाले से। हैदराबाद शहर में शदीद गर्मी की लहर ने अवामी सेहत के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी। दर्ज हरारत मुसलसल 40 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़ायद पहुँचने के बाद से हीट स्ट्रोक, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन और दीगर गर्मी से मुताल्लिक़ बीमारियों के खतरात बढ़ गए। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि अतराफ़ के अजला में भी लोग मसाइल का सामना कर रहे हैं। शहर के मुकामी क्लिनिक्स बशमूल फ्यूर हॉस्पिटल में मरीज़ों की नौयत में वाज़ेह तब्दीली देखी जा रही है, जहाँ गर्मी से मुताल्लिक़ बीमारियों और आबी इन्फेक्शन के केसेस में इजाफा रिकॉर्ड हुआ। महकमा सेहत के अहदेदारों के मुताबिक मौसम में अचानक तब्दीलियाँ इंसानी जिस्म को मुतासर कर रही हैं।
दोपहर के वक्त शदीद गर्मी, जबकि शाम में आंधी और बाज़ मरतबा गरज चमक के साथ ठंडी हवाएं चलने से जिस्म को माहौल से हमांग होने में दुश्वारियों का सामना है। डॉक्टर्स का कहना है कि शदीद गर्मी के बाद खाने पीने की अशिया जल्द ख़राब होती हैं और लोग मुनासिब मकदार में पानी भी नहीं पीते, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन और दीगर केसेस सामने आ रहे हैं। माहिरीन सेहत ने शहरियों से अपील की कि वो गर्मी के इस मौसम में एहतियात बरतें, ज़्यादा पानी पिएं, साफ़ और ताज़ा ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें और धूप में गैर ज़रूरी निकलने से एहतियात की जाए ताकि बीमारियों से महफूज रह सकें। और भाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी ख़बरों की जानिब। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मुल्क में नौजवानों के दरमियान बढ़ती हुई खुदकुशी के मामले पर हुकूमत को शदीद तनकीदों का निशान बनाया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में तलबा की खुदकुशी के वाक़यात में 65% इजाफा हुआ, जो मुल्क के तालीमी और समाजी निज़ाम पर संगीन सवाल खड़े करता है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने इस नहायत हसास और अहम मसले पर पार्लियामेंट में हुकूमत से सवाल किया, लेकिन जवाब में संजीदा गौर व फिक्र के बजाय महज बहाने, खुद सताइश और जवाबदेही से बचने की कोशिशें की गई। उनके मुताबिक हुकूमत ने मसले की संगीनी को तस्लीम करने के बजाय इसे नज़रअंदाज किया है। उन्होंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रोहित वेमुला का भी हवाला दिया और कहा कि ऐसे कई होनहार तलबा हैं जो मुख्तलिफ समाजी दबाव, ख़ासतौर पर ज़ात पार पर मबनी इम्तियाज़ का शिकार होकर इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हुए। राहुल गांधी ने केरल में अवामी रैली से खिताब के दौरान आज कहा कि रियासत में हर तबके के लिए हमारे पास मनसूबे हैं, जिससे मुअम्मर अफराद, ख़वातीन और तलबा सबको ही फ़ायदा होगा। The UDF is going to give compensation to the rubber workers, rubber industry. UDF ഈ നാട്ടിലെ റബ്ബർ തൊഴിലാളികൾക്ക് അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. So I'll read out the UDF's guarantees, which are protection for the people of Kerala. ഞാൻ ഇവിടെ UDF നൽകുന്ന ഗ്യാരണ്ടികൾ ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അത് ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഗ്യാരണ്ടികളാണ്. I'm seeing quite a few ladies in the crowd. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ കുറേയധികം സ്ത്രീകളെ കാണുന്നുണ്ട്. The first guarantee that we are going to give is all these ladies will travel for free in buses in Kerala. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നൽകുന്ന ഗ്യാരണ്ടി ഈ ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് കേരളത്തിൽ KSRTC ബസ്സുകളിൽ സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സൗകര്യം. The second guarantee is 1,000 rupees a month for college going girls of Kerala. Every single college going girl. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്യാരണ്ടി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ മാസവും 1000 രൂപ അവർക്ക് നൽകും എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. Now I can see quite a few people, older people here as well. എനിക്ക് ഇവിടെ മുതിർന്നവരായിട്ട് ഒത്തിരി പേരെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. We are going to increase their welfare pension to 3,000 rupees a month. നമ്മൾ അവരുടെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ 3000 രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. We are going to start a new health insurance scheme that is going to give each family 25 lakh rupees of health care when required. നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നമ്മൾ രൂപീകരിക്കുകയാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിന് 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസിന്റെ സംരക്ഷണം അവർക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. So the health insurance scheme is going to transform the healthcare industry of Kerala. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ഇൻഷുറൻസ് കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ രംഗത്തെ തന്നെ. कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीदें की। इल्ज़ाम लगाया कि पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास को लेकर हुकूमत ने अपोजिशन को नज़रअंदाज किया और अहम आइनी मामलात पर एक तरफा इक़दाम किए। उन्होंने कहा इस इजलास के पीछे हुकूमत के सियासी मफादात कार फरमा है, न कि जमहूरी मुशावरत। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कांग्रेस सदर खड़गे को खत लिखकर कांग्रेस से बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की। इस खत में नारी शक्ति वंदन एक्ट में मुमकिन तरमीमात का जिक्र किया गया। खड़गे ने उसी दिन जवाब दिया और वाज़ेह किया कि इस तरह के अहम मामलात पर तमाम जमातों को शामिल किया जाए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए और तहरीरी तजावीज़ पेश की जाए ताकि इज्तिमाई तौर पर इस पर गौर करें। लेकिन मोदी हुकूमत ने इन मुतालबात को नज़रअंदाज किया। जयराम रमेश ने कहा कि इज्तिमाई मुशावरत ही दरअसल जमहूरी तरीक़ा है। होगा 22 और 23 सितंबर को 2023 को ये जो नया कन्वेंशन सेंटर है, जिसको हम न्यू पार्लियामेंट हाउस कहते हैं, उसका उद्घाटन हुआ था और उद्घाटन करने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर। और वो अधिनियम क्या था? वो अधिनियम था
कि ये 1/3 रिजर्वेशन, 1/3 आरक्षण महिलाओं को और रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन 1/3 टोटल में और 1/3 शेड्यूल कास्ट सीटों में और 1/3 आदिवासी सीटों में महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। पर इस अधिनियम में लिखा गया था कि ये लागू किया जाएगा परिसीमन और जनगणना के बाद में। अगर आप देखें अनुच्छेद 334(1) आर्टिकल 3341 शामिल किया गया हमारे संविधान में कि ये महिला आरक्षण और आरक्षण विद इन आरक्षण तभी लागू होगा जब परिसीमन और जनगणना खत्म होगी। 23 सितंबर को खरगे जी ने अपने भाषण में कहा, ये आप तुरंत लागू नहीं करते, आप 2025 के लोकसभा से लागू क्यों नहीं करते? इसके लिए परिसीमन और कोई जनगणना की जरूरत नहीं है, आप तुरंत लागू कीजिए। पर लंबी चौड़ी कहानी सुना गई, सभी लोगों ने कहा। अमेरिका के सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया कि अमेरिका उसके पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाकर तबाह कर सकता है। उन्होंने भी कहा कि ईरान की क़यादत जानती है कि क्या करना है। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया के मुताबिक कर्ज में पुल पर हमले के बाद खित्ते के कई अहम पुल मुमकिन अहदाफ हो सकते हैं, जिनमें सऊदी अरब, यूएई, उर्दून और कुवैत के ब्रिज भी शामिल हैं। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये रिपोर्ट। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया कि अमेरिका उसके पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाकर तबाह कर सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान के बारे में नए बयान में कहा कि अमेरिकी फ़ौज ने अभी तक ईरान में बाकी रह जाने वाली तनसीबात को दबा करने का काम शुरू नहीं किया। अगला निशाना पुल और फिर बिजली घर भी होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की क़यादत जानती है कि क्या करना है और इसे फ़ौरन भी करना होगा। सदर ट्रंप इससे पहले भी मुख्तलिफ औक़ात में मुतज़ाद बयानात दे चुके हैं। इस कबल कौम से टीवी खिताब में अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने अमेरिका की शराइत को न माना तो जंग में मज़ीद शिद्दत आ सकती है और ईरान के तवानाई और तेल के ढांचों को भी निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप ने कहा था कि हम अगले 2 से 3 हफ्तों में उनका इंतहाई सख्त तरीके से निशाना बनाने वाले हैं और ईरान को फिर एक मरतबा पत्थर के ज़माने में भेजने जा रहे हैं जहाँ से उनका ताल्लुक़ है। ट्रंप के इस बयान को लेकर दुनिया भर में सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया के मुताबिक कर्ज में पुल पर हमले के बाद खित्ते के कई अहम पुल मुमकिन अहदाफ हो सकते हैं, जिनमें सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, उर्दून और कुवैत के पुल भी शामिल हैं। ईरान जंग का आगाज़ 28 फरवरी को हुआ था। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर अचानक हमलों का आगाज़ कर दिया, जबकि अभी मुज़ाकिरात जारी थे। जवाब में ईरान ने इसराइल के साथ साथ खलीजी ममालिक में अमेरिकी अड्डों और तनसीबात को निशाना बनाने का भी सिलसिला जारी रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान के शहर करज में एक पुल पर हमले के नतीजे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद अब 8 हो गई है। इन हलाकतों की तस्दीक करते हुए हमलों को खौफनाक जुर्म करार दिया गया। कुछ घंटों कबल ही ट्रंप ने ईरान के शहर करज में वाक़ पुल पर हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। वीडियो में दिखाया गया कि फ़िज़ाई हमले के बाद पुल पर शोले और धुएँ के बादल उठ रहे हैं। इस कबल इसराइली फ़ौज ने कहा कि उन्हें हमले के बारे में कोई इल्म नहीं था। ईरान के शहर करज में पुल पर हमले के बाद अपने बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि सिविलियन मकामात बशमूल ज़ेर तामीर पुलों पर हमले ईरानियों को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकते। ख्याल है कि ट्रंप ने पुल पर हमले की वीडियो शेयर की और कहा था कि ईरान का सबसे बड़ा पुल ज़मीं बोस हो गया, अब कभी इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहेगा। आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका और इसराइल से ईरान जंग फौरी रोकने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका और इसराइल जंग रोकें। जंग शदीद इंसानी मसाइब का बास बन रही है और जंग से तबाहकुन माशी असरात भी पैदा हो रहे हैं। गुटेरेस ने कहा कि ईरान को भी अपने हमसाय ममालिक पर हमले बंद कर देना चाहिए। इस दौरान UN इजलास में आबनाए हुरूज में तिजारती रास्ता खोलने के लिए ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त पर बहस की गई। बहरीन की जानिब से पेश करदा करारदाद में बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौजी इक़दामात की तजवीज़ भी शामिल है। करारदाद में ईरानी हमलों को नाकाबिल कबूल करार दिया और मुतालबा किया गया कि सलामती कौंसिल समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए।
आबनाए हुरूज में बहरी जहाज़ों के आज़ादाना नक़ल हरकत को बरकरार रखने पर भी जोर दिया गया। इस दौरान खलीज ताउन कौंसिल की जानिब से भी कहा गया कि खलीजी ममालिक को ईरानी जारहियत का सामना है, जबकि रुकन ममालिक को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना और अवाम से पूछे कि हम 6 जमानतों पर किस तरह कर रहे हैं अमलावरी। किसानों का खर्च भी माफ़ कर दिया गया। 67,000 से ज़्यादा नौकरियां दी गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का केरल में बयान। कांग्रेस पार्टी ने आज तक लंबाड़ा बरादरी में किसी को भी रियासती वजीर का ओहदा नहीं दिया। SC और ST डिक्लेरेशन का किया गया ऐलान, लेकिन अमलावरी नहीं की गई। साबिक़ रियासती वजीर हरीश राव की हुकूमत पर तनकीद। तेलंगाना में प्राइवेट स्कूल मालिकान की जानिब से फीसों में 30 से 40% इजाफा, मुतवस्सित तबके के वालिदैन पर बोझ। रेवंत हुकूमत इक़दाम करे, आम लोगों के मसाइल हल करने के लिए कोशिश की जाए, ये कविता का मुतालबा। कांग्रेस और राहुल गांधी ने मुल्क में नौजवानों के दरमियान बढ़ती हुई खुदकुशी के मामले पर हुकूमत को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। केरल में आवाम से किए कई वादे, कहा कांग्रेस हर तबके को पहुँचाएगी फ़ायदा। अमेरिका ईरान में मौजूद पुलों और बिजली घरों को बना सकता है निशाना। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दी नई धमकियां। और ईरान के शहदगर्ज में पुल पर हमले में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8 हो गई। सिविलियन मुकामात बशमूल ज़ेर तामीर पुलों पर हमले ईरानियों को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकते। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ी का रद्द-ए-अमल। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।